उसी वक्त वो कॉलेज छोड़े थे। अनामिका और उसकी सहेली मालिनी दोनों कॉलेज से बाहर निकल आती है। मालिनी, चलो ऑटो स्टैंड चलते हैं। जब हम जाते हैं और आते हैं, कितनी दफे हमने वो शादी का जोड़ा वाला लहंगा जो कि जैत्रा क्लॉथ शॉप में टंगा हुआ है वो देखा है ना। हम उसे खरीद नहीं सकते हैं क्या अनामिका? खरीद तो नहीं सकते मालिनी, पर देखकर आंखें जरूर भर सकते हैं। लेकिन तुम ब्राइडल लहंगा के लिए इतनी पागल क्यों हो? ये तो नहीं कह सकती कि क्यों, पर मुझे बहुत पसंद है, ये पता है। अब जब कह दिया तो तुम किसी की सुनेगी नहीं, तो फिर सर क्यों दर्द करना। चलो। मालिनी के इस तरह से कहने पर उसे देखकर अनामिका मुस्कुराती है। तुम बहुत अच्छी हो मालिनी। इस तरह से मालिनी की तारीफ करती है। फिर दोनों बातचीत करते हुए बाहर निकल आती हैं और जैत्रा क्लॉथ शोरूम के तरफ दोनों चल के जाती हैं। वहाँ पे दुकान में जो ब्राइडल लहंगा टंगी हुई थी, उस पे की गई कारीगरी को अनामिका आश्चर्य होकर देखने लगी। 10 मिनट निकल जाते हैं। तभी वहाँ पे कार से तरुण आता है। तरुण को देखकर मालिनी अपना चेहरा बना लेती है, क्योंकि वो बदमाश लड़का था। क्योंकि लड़कियों की पसंद के बारे में पता चलते ही वो कुछ कुछ कहता है और उन्हें ठगने लगता है। हाय अनामिका। हाय तरुण। यहाँ क्या कर रही हो? बादाम बेच रहे हैं। गुड जोक मालिनी, पर लगता है अनामिका को ब्राइडल लहंगा बहुत पसंद है। हाँ तरुण। मैं खरीद दूंगा तुम्हें, पर क्या तुम कल मेरे गेस्ट हाउस आ सकती हो? तरुण की ये बात सुनते ही अनामिका जल्दी से अपना सैंडल निकाल के उसे दिखाती है। तुम्हें चप्पल से मार चाहिए क्या? इस तरह कहने पे तरुण गुस्से से अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। जो ब्राइडल लहंगा टंगा हुआ था, अनामिका फिर से उसे देखने लगती है। पहले आधा घंटा, फिर 1 घंटा, अब आखिरी बस निकलने का वहाँ से टाइम हो चुका था। अनामिका, रात हो चुकी है। बस स्टैंड से आखिरी बस अभी तक निकल चुकी होगी। सिग्नल तक पहुँच गए तो हमें बस मिल भी जाएगी, नहीं तो रात भर इसी दुकान के सामने हमें सोना पड़ेगा। फिर रात भर तुम यही लहंगा पहन के भूत बन के घूम रही हो, उसी का सपना आएगा। एक काम करना, रमेश जीजाजी से शादी करके यहीं पे परिवार शुरू कर लेना, पर अभी के लिए तुम यहाँ से चलो। ये सुनकर अनामिका अपना मुंह ऐंठने लगती है। हमें क्या सच में जाना चाहिए मालिनी? अब चलो भी अनामिका। वो कह ही रही थी, तभी दूर से बस की हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। मालिनी अनामिका को वहीं पे छोड़ के वो भागने लगती है। उसे देखकर अनामिका भी भागने लगती है। भागते हुए दोनों सिग्नल पे आके पहुंचती है। बस आके वहाँ पे रुकती है तो अनामिका मालिनी बस में चढ़ जाती है। फिर बस वहाँ से निकल जाती है। उधर घर में गेट के पास खड़ी होकर शारदा बस रास्ता देखे जा रही थी। तब तक उसके पति प्रसाद दूध का डब्बा लेकर घर आते हैं। खटाल जाके दूध देकर आए क्या? नहीं, 6 लीटर दूध मेरे पेट के अंदर दबा के मैं बस पानी बेच कर आया। इसीलिए तो आपका पेट इतना बड़ा है। हमेशा तुम्हारी नजर मेरे पेट पे ही रहता है, मुझे पता है। वैसे गेट के पास खड़ी होके तुम क्या देख रही हो? और किसका? मेरी प्यारी रिश्तेदार की बेटी अनामिका का। उधर बेटा बस स्टैंड में उसका इंतजार कर रहा है। चलो हम अंदर चलते हैं। इस तरह कहकर शारदा प्रसाद जो गेट के पास खड़े थे वो घर के अंदर चले जाते हैं। बस स्टैंड पे रमेश अपनी बाइक पर बैठ के अनामिका का इंतजार कर रहा था और बार बार उसकी तस्वीर देख रहा था। तभी दूसरी बाइक से वीरेश आता है और अपनी बहन मालिनी का इंतजार करने लगता है। रमेश, तुम यहाँ पे हो, इसका मतलब लास्ट बस अभी तक आई नहीं है। वही तो, अभी तक लास्ट बस आई नहीं है। मेरी रिश्तेदार अनामिका के लिए मैं और तुम्हारे बहन के लिए तुम आए हो। हमारे पास और कोई चारा है क्या? वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी उन्हें बस की हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। अनामिका मालिनी बस से उतर आती है। बस वहाँ से निकल जाती है। अनामिका रमेश की बाइक पे बैठ के घर के तरफ जाने लगती है और घर जाने के लिए वीरेश की बाइक पे मालिनी बैठ जाती है। शारदा के घर में सभी लोग एक साथ बैठ के आराम से खाते पीते हैं। रमेश आंगन में एक खटिया पे सो जाता है और अनामिका कमरे में जाके आराम से सो जाती है। शारदा प्रसाद अपने बेडरूम के बेड के ऊपर बैठे होते हैं। शारदा, हमारे बेटे की 30 साल उम्र हो गई और तुम्हारी अनामिका भी 25 की हो गई। अब इन दोनों की हमें शादी करा देनी चाहिए। अब मैं क्या कहूँ, घर में दोनों ही नौजवान हैं। अनामिका तो घर के कामकाज के साथ खाना भी पकाना सीख गई है, पर वो कह रही है कि उसे पढ़ना है, इसीलिए कॉलेज भेज रहे हैं। ठीक है शारदा, एक बार बच्चों से भी पूछ लेते हैं और पंडित जी को बुला के दिन भी देख लेते हैं। सही कहा आपने, बच्चों से बात करना बेहद जरूरी है। इस तरह बातचीत करके वो दोनों
सोने के लिए चले जाते हैं। अगला दिन रविवार का दिन था। अनामिका के पास ब्राइडल लहंगा को देखने का कोई मौका नहीं था, इसीलिए वो अपना फोन उठाती है और मालिनी को छत पे जाके फोन लगाती है। मालिनी, मेरे घर आ जाओ, छोटे मोटे कुछ शॉपिंग करनी है, इसीलिए मुझे शहर जाना होगा। आज नहीं होगा, आज मेरी सगाई है। ये कहकर मालिनी फोन रख देती है। अनामिका का दिमाग काम ही नहीं करता, वो छत पे ही घूम घूम के सोचने लगती है। तभी शारदा घर से निकल आती है और देखती है कि अनामिका छत पे घूम रही है। अनामिका, नीचे उतर आओ, अंकल तुमसे बात करना चाहते हैं। आ रही हूँ आंटी। इतना कहकर अनामिका छत से नीचे उतर आती है। वहाँ शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों मौजूद थे। कहिए ना अंकल जी। देखो बेटा, तुम दोनों की शादी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है अंकल जी, आपके ऊपर मैंने कभी ना कहा है क्या? वैसे भी आपके बेटे से मैं बहुत प्यार करती हूँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ये सुनकर शारदा और प्रसाद बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी अनामिका, पर एक बात है अंकल जी, अभी मैं नहीं चाहती हूँ। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं, फिर अनामिका को देखने लगते हैं। आपने जो सुना बिल्कुल सही सुना, मैं शादी जरूर करूंगी, पर अभी नहीं। क्यों बेटा, अभी परीक्षा है क्या? असल में चाची जी। शारदा, तुम अनामिका को अंदर ले जाओ, हमारे सामने कहने के लिए हिचकिचा रही है। इस तरह कहने पे वहाँ से शारदा और अनामिका अंदर चली जाती है। उनके सामने प्रसाद और रमेश आश्चर्य होकर खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद शारदा और अनामिका अच्छे से तैयार होके उनके सामने आती हैं। शारदा के हाथों में एक बड़ा सा बैग था। अजी, मैं और अनामिका शहर जा रहे हैं। ठीक है शारदा, ठीक से जाना। इतना कहकर अनामिका और शारदा घर से बाहर निकल जाती हैं। पिताजी, मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, सावधानी से जाना, कहकर रमेश खेत की तरफ चला जाता है। आधे घंटे बाद शारदा और अनामिका शहर के बड़े से लहंगा शॉप जैत्रा शॉप में जाके पहुंचती है और अनामिका ब्राइडल लहंगा उन्हें दिखाती है। ये देखिए माँ जी, मैं इसी लहंगे को पहनकर शादी करना चाहती हूँ। ठीक है बहू, चलो दुकान में जाके इसका भाव पूछते हैं। छोड़िए आंटी, जरूर ये बहुत महंगा होगा। अपने दिल को मारना नहीं चाहती थी, इसीलिए आपको मैंने इस बारे में बता दिया। 2 महीने बाद मेरी पढ़ाई खत्म होकर नौकरी मिल जाएगी, तब मैं ये लहंगा खरीद लूंगी। फिर मैं अपनी शादी में ये लहंगा पहनकर शादी करूंगी। ठीक है बहू, एक बार चल के भाव तो पूछते हैं। इस तरह कहकर शारदा अनामिका को अपने साथ काउंटर पे ले जाती है। फिर काउंटर पे बैठा उस इंसान को अनामिका उस ब्राइडल लहंगा के बारे में बताती है। वो उस लहंगे का भाव बताता है। अरे कुछ तो भाव कम कीजिए, हम गरीब हैं। मेरी बहू को यही लहंगा पहन के शादी करनी है, यही उसकी इच्छा है। इस तरह कहने पर वो थोड़ा भाव कम करके उसे बताते हैं। शारदा अपने बैग से पैसे निकाल के उन्हें दे देती है। अनामिका देखते ही रह जाती है। माँ जी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? बस मैं नाम से ही तुम्हारी सासू माँ होंगी, पर प्यार से माँ हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी की खुशी किसमें है। बिना जाने ऐसे ही चलता है क्या, बताओ? माँ, ये कहकर अनामिका शारदा से लिपट जाती है। मुझे तुम्हारे ब्राइडल लहंगा के बारे में पता था। मैं तो यहाँ बस दाम पूछने के लिए आई थी। पहले से ही थोड़े थोड़े नोट मैं बचा के रखती थी, उन्हीं पैसों से मैंने खरीद दिया। ऐसी बात है, पर मैंने तो आपको ब्राइडल लहंगा के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। वो तो है बहू। इस तरह कहती है। फिर सास बहू ब्राइडल लहंगा लेकर वहाँ से बाहर निकल आती है। ऑटो से घर वापस जाती है। 10 दिनों के बाद अनामिका और रमेश की शादी का आयोजन किया जाता है। शारदा, प्रसाद अपने सारे रिश्तेदारों को शादी में न्योता भेजते हैं। शादी के लिए रमेश मंडप में बैठ जाता है। दुल्हन भी ब्राइडल लहंगा पहनकर शादी के मंडप तक पहुंचती है। उस लहंगे में आसमान से उतरी परी की तरह अनामिका दिख रही थी। अनामिका सभी को देखकर मुस्कुराती है और आकर मंडप में बैठ जाती है। बड़े ही खुशहाल माहौल में रमेश और अनामिका की शादी होती है। उन दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर शारदा और प्रसाद भी बहुत खुश होते हैं। और इस तरह ब्राइडल लहंगा के प्रति प्यार की वजह से अनामिका उस लहंगे को अपनी सासू माँ से खरीदवाती है और अपनी शादी में बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।
तब करीबन रात के 11 बज रहे थे। रमेश छत पे ही खड़ा था और वहां से खड़े होकर रास्ता देख रहा था। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, माहौल पूरी तरह से शांत। रमेश का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है। वो देखता है उसके पिताजी प्रसाद छत पे चेयर पे बैठे बैठे सो रहे हैं। पत्नी बहू अभी तक घर नहीं लौटी, जो होटल में काम करती है। ये सोचते सोचते परेशान होकर सो गए। पिताजी, पिताजी उठिए, देखिए माँ और अनामिका अभी तक लौटी नहीं। इस तरह जगाने पे प्रसाद की नींद खुल जाती है और वो अपनी आंखें खोलकर कहते हैं, बेटा, लगता है सास बहू का खाना चोरी करना हुआ नहीं, इसीलिए दोनों लौटी नहीं। तुम परेशान मत हो, कल बहुत काम है। आओ तुम भी सो जाओ। कहकर प्रसाद फिर से सो जाते हैं। रमेश को इस बात से बड़ा गुस्सा आता है। ये कैसी आदत है ये दोनों सास बहू की? चोरी करके खाने की जो इनकी आदत है ना, पता नहीं ये दोनों कब पकड़ी जाए। बस हाथ में खाना होना चाहिए और कुछ याद नहीं रहता। अपने पतियों को भी भूल जाती है। इन सास बहू को गाली देने के लिए भी मेरे पास कोई गाली नहीं। छी, क्या जिंदगी है। इस तरह सोचते हुए फिर वो रास्ता देखने लगता है। ना ही कोई आवाज आती है, ना ही कोई एहसास होता है सास बहू के वापस आने का। पिताजी कह रहे थे कि सास बहू का लगता है अभी तक चोरी करके खाना खाना खत्म नहीं हुआ। इस तरह सोचते हुए वो एक खाली चेयर पे जाके बैठ जाता है। बिल्कुल ठीक उसी वक्त सास और बहू जैत्रा होटल बिल्डिंग के पाइप को पकड़ते हुए धीरे धीरे उससे वो ऊपर चढ़ रही थी। माँ जी, जब मैंने कहा था इस तरह नहीं, आपने सुना नहीं। अब देखिए इस तरह चढ़ने में कितनी दिक्कत हो रही है। अगर हमें खाना है ना तो चोरों की तरह छिपके ही जाना है, नहीं तो हम पकड़े जा सकते हैं। अगर हम पकड़े जाते तो कुछ ना कुछ हम बहाना बना देते। हमें इसी तरह इस पाइप को पकड़ के ऊपर चढ़ना है। हे भगवान माँ जी, मुझे नहीं लगता मैं कर सकती हूँ। तुम बिजली की तार जैसी हो, फिर भी ऐसा कहोगी तो मैं तो कद्दू जैसी हूँ। सोचो मेरी क्या हालत हो रही होगी। और क्या होगा, अगर आपकी बैलेंस खराब हो गई तो आप कद्दू के तरह ही सर के बल नीचे गिरेंगी और आपका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। फिर मैं आपका हेड करी बना के खाऊंगी। हाँ। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा उसे गुस्से से देखने लगती है। अनामिका को डांट फटकार लगाती है और फिर से पाइप पकड़ के ऊपर चढ़ने लगती है। उधर चेयर पे बैठा रमेश अनामिका और शारदा को लगातार फोन कर रहा था, पर दोनों के फोन ही बंद आ रहे थे। इस बात से रमेश बहुत परेशान हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। ये भुक्कड़ सास बहू ना खाने के लिए कुछ भी कर सकती है। एक बार वैसे भी घर वापस आने दो, इन दोनों को चेयर से बांध के रखूंगा। इधर रमेश ये सोच रहा था, उधर जैत्रा बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के सास बहू चारों तरफ देखने लगती है। पूरे शहर में मानो शांति छाई हुई थी। माँ जी, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम पाइप पकड़ के इतना ऊपर चढ़ गए। हाँ बहू, हम यहाँ आ गए। असल में हम यहाँ नहीं आए, हमारा खाद्य प्रिय स्वभाव है वो हमें यहाँ ले आया और हम इतने साहसी बन गए। तो फिर देर ना करते हुए हम जो बिरयानी यहाँ छुपा रखे, चलिए उसे खा लेते हैं। खाना ही होगा जिसके लिए हम यहाँ तक आए हैं। शारदा कहकर बहुत खुश होती है। फिर अनामिका भी बड़े से हांडी में जो चिकन बिरयानी थी उसे वो लेकर आती है। सास बहू देर किए बिना बड़े से हंडी में चिकन बिरयानी गबागब खाने लगती है। ठीक उसी वक्त होटल के मैनेजर दिवाकर होटल के सीसीटीवी में क्या कुछ कैद हुआ था वो बैठकर देख रहे होते हैं। वहाँ सास और बहू जो होटल में ही काम करती थी, जब देखा कि किचन में कोई नहीं है, इस बात का ख्याल रखते हुए कि कोई उन्हें देख ना ले, बड़ा सा बिरयानी का बर्तन लेकर पीछे के दरवाजे से निकल जाती है। ये सास बहू ने मुझे भरोसा दिलाया कि यहाँ पे काम करेंगी और यहाँ आकर ये दोनों ये काम कर रही है। तुम लोगों की चोरी पकड़ी गई है, अब कल तुम लोग आओ, देखो मैं क्या करता हूँ। इस तरह कहते हुए वो बाहर निकल आते कमरे से। उधर सास बहू उस बड़े से बर्तन के सामने बैठकर मजे से खा रही होती है। अरे वाह बहू, ये बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ माँ जी, बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा कहकर सास बहू गबागब दोनों मिलकर बिरयानी खाने लगती है। फिर वो पूरे शहर को देखते हुए, माँ जी अब हम घर चले? अभी तो खाए हैं बहू, थोड़ा रुक जाते हैं, फिर पाइप पकड़ के नीचे ही उतरना होगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। इस तरह सास बहू थोड़ी देर बातचीत करती हैं और बातचीत करते करते बिल्डिंग के टेरेस पे ही सो जाती है।
फिर जब सुबह होने वाली थी, प्रसाद और रमेश जो छत पे ही सो गए थे, अचानक से उनकी आंखें खुलती है। फिर दोनों हड़बड़ा के नीचे आते हैं देखने के लिए कि सास बहू घर आई कि नहीं। पिताजी, ये भुक्कड़ सास बहू तो रात में घर ही नहीं लौटी है। हम तो उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं ना बेटा, वो जरूर कहीं खा के वहीं पे सो गए होंगे। आँख खुलेगी तो वो लौट आएंगी। चलो हम अपना काम कर लेते हैं। इस तरह बातचीत करके प्रसाद नीचे जाके गोबर पानी छिड़क देते हैं। रमेश रंगोली बना देता है, फिर सब्जियां भी काट देता है। फिर सुबह के 9 बज रहे थे। रमेश और प्रसाद डाइनिंग टेबल के पास आकर अपना जला हुआ डोसा खाने लगते हैं। तभी प्रसाद का फोन बज उठता है। हेलो, कौन बोल रहा है? पुलिस स्टेशन से एसआई अरविंद फोन पे थे। हेलो, बोना प्रसाद बोल रहे हैं? मुझे बोना कहा? कौन है आप? पुलिस स्टेशन से एसआई अरविंद बोल रहा हूँ मैं। आपकी पत्नी ने बताई थी कि आप बोने प्रसाद हैं, इसीलिए मैंने आपको बोना प्रसाद कहा। मैं कुछ ठीक से समझा नहीं। जिस होटल में वो दोनों काम करती है, जहाँ पे 10 लोगों का बिरयानी था, वो अकेले छत पे बैठकर दोनों खा गई पूरा बिरयानी और वहीं पे छत पे सो गई। अरेस्ट करके उन्हें जेल में डाल दिया है। उन्हें छुड़वाने के लिए आप लोग यहाँ आना चाहते हैं क्या? सर कहीं मत भेजिए उन्हें, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर वो फोन रख देते हैं। रमेश को पूरी बात समझ में आ जाती है। चलिए पिताजी, पुलिस स्टेशन जाके माँ और अनामिका को छुड़ा ले आते हैं। इस तरह से कह के प्रसाद और रमेश घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पुलिस स्टेशन में अनामिका और शारदा लॉकअप में थी। उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो झूठ का प्यार बरसाने लगती है। अजी आए हैं? अजी आप आए हैं? सरल भाव दिखाकर कहने लगती है। तुम दोनों भुक्कड़ सास बहू इस तरह से अभिनय करना बंद करो। एसआई जी से बात करने आए हैं तुम लोगों को घर ले जाने के लिए। ये सुनकर सास बहू लॉकअप के अंदर चुपचाप हो जाती है। रमेश और प्रसाद एसआई अरविंद से बातचीत करते हैं। फिर कुछ रुपए पैसे देकर शारदा और अनामिका को घर वापस ले जाते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन जब वो अपने नए घर में प्रवेश करने वाले थे, रमेश और प्रसाद के घर में उनके रिश्तेदार, जान पहचान के लोग, सभी लोग वहाँ आते हैं। पर सास बहू, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, किसी का भी वो स्वागत नहीं करती। 30 केजी मटन जहाँ पे रखा हुआ था, वहाँ पर जाके वो बस बैठ जाती है। शारदा, तुम और बहू इस तरह पकवान के सामने जाके बैठ गई हो। घर में आए रिश्तेदारों से जाकर बात करो। मैं तो यहाँ पे मीट बन रहा है, उसी को देख रही हूँ। बहू से जाके कहो बात करने। वो बात नहीं है पिताजी, मैं तो अभी अभी इस घर की बहू बन के आई हूँ। वो मुझे ठीक से जानते भी नहीं। माँ जी वहाँ के सभी लोगों को अच्छे से जानती है। आप उन्हें कहिए जाके मिलाने के लिए। इस बात से शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। फिर सास बहू एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाती है। अब चूंकि कोई और चारा नहीं था, इसीलिए प्रसाद और रमेश खुद ही आकर सबका स्वागत करते हैं। माँ जी, मटन तो बन गया है, अच्छा बना है कि नहीं, एक बार आपने खुद से जांच करके देखा है क्या? नहीं तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। हाँ बहू, रुको देखती हूँ। इस तरह कहकर शारदा मटन का एक टुकड़ा लेकर खाने लगती है। मैं भी देखना चाहती हूँ माँ जी। इस तरह अनामिका भी खा के देखने लगती है। फिर सास बहू खाते खाते कहने लगती है नमक ठीक है कि नहीं, मिर्च ठीक है कि नहीं, और इस तरह पूरा मटन खत्म हो जाता है। रमेश और प्रसाद को इस बात की खबर नहीं थी। उन्होंने जितने रिश्तेदार आए थे सभी को बैठा देते हैं, केला पत्ता डाल देते, उसमें चावल भी डाल देते हैं। बेटा रमेश, जाओ मीट ले आओ। ठीक है पिताजी। इतना कहकर रमेश मीट लाने चला जाता है। वहाँ देखता है कि सास बहू वहाँ बैठकर मीट खा रही है। हाय भगवान, ये सास बहू तो एक दूसरे के सामने राक्षस जैसा बैठकर मीट खा रही है। पिताजी, पिताजी। परेशान होकर वो बुलाने लगता है। प्रसाद आवाज सुनते ही भागते हुए रमेश के पास आते हैं। शारदा, अनामिका एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता लगाकर मटन करी खाए जा रही थी। बाप बेटा आके सास बहू को वहाँ से हटाते हैं। फिर जाके देखते हैं कि कितना मटन बचा हुआ है। मटन थोड़ा सा ही बचा हुआ था। प्रसाद और रमेश तो सर पे हाथ लेके बैठ जाते हैं। क्या हुआ जी, मीट खत्म हो गया क्या? जाके देखो, तुम्हीं को समझ में आएगा। इस तरह कहने पे सास बहू आकर देखती है मटन थोड़ा सही है। फिर सास बहू थोड़ी देर सोचती है और उसमें पानी मिला देती है। ये देखकर प्रसाद, रमेश वहीं पे बेहोश होकर गिर जाते हैं।
बहू अब देर ना करके चलो, हम ही जाके पड़ोस देते हैं। इस तरह कहकर शारदा एक छोटा बाल्टी जिसमें पानी से भरा हुआ था लेके जाती है और जो खाने के लिए बैठे थे एक मटन के पीस के साथ पानी पड़ोस देती है। बुरा मत मानिएगा, कुत्ता आके मीट खा गया, इसीलिए तरी के साथ हम दे रहे हैं। ये सुनकर जो लोग वहाँ पे खाने के लिए बैठे थे वहाँ से उठ के सब भागने लगते हैं। सास बहू वो मटन के पीस उठा के ले आती है, उन्हें पकाती है और खाती है। जब बाप बेटे को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत डांटते हैं। तो ये थी सास बहू की चोरी करके खाने की कहानी। नई कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।